नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित मैराथन का भव्य फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, छात्रों, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण और स्वच्छता अभियान में भागीदारी की अपील की गई। अवस्था में वाहन नहीं चलाऊंगा और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकूंगा। मैं तेज गति, ओवरलोडिंग, मोबाइल फोन के उपयोग तथा लापरवाही से वाहन चलाने से पूर्णतः परहेज करूंगा। मैं सदैव बेल्ट, हेलमेट एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करूंगा तथा यात्रियों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने वाहन की नियमित जांच करूंगा ताकि वह सड़क पर सुरक्षित रूप से चलने योग्य बना रहे। मैं सड़क पर पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों, बुजुर्गों, बच्चों एवं दिव्यांगजनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखूंगा। मैं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूकता फैलाऊंगा और सड़क सुरक्षा एवं नशा मुक्ति का संदेश तो वहीं हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत अब तक 5 से अधिक लोगों ने अपनी समस्याएं साझा की हैं। उनके आवेदन को और मुद्दे सुने गए। जो समस्या तुरंत हल हो सकती थी उसे तुरंत हल किया गया। इस अभियान को 20 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। जन चौपाल इसके माध्यम से सभी के बीच में आकर सभी हमारे इस सीमांत क्षेत्र श्यामपुर के और पूरे हरिद्वार जनपद के अनेक लोगों के, अनेक किसान भाइयों के अनेक आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए, उनकी सुनवाई हुई और सभी में जो तत्काल जिनका समाधान हो सकता था उनका यहाँ पर समाधान किया गया है और जो मध्यकालिक, दीर्घकालिक जरूरतें हैं या समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित कर दिया गया है। और ये जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये हमारा कार्यक्रम 17 दिसंबर से प्रारंभ हुआ था और इसका हेतु था कि सरकार जनता के बीच में पहुंचे। दूर दराज के क्षेत्रों में हमारी गरीब जनता को, सीमांत क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को अपने जिला मुख्यालय आने में या अन्य कार्यालयों में आने में बहुत समय लग जाता था, बहुत उनके संसाधन लग जाते थे, समय की भी बर्बादी होती थी, अनावश्यक रूप से उनको अनेक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसलिए हमने 17 दिसंबर से 2025 से जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये शिविरों का आयोजन किया और इसमें अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, प्रतिभाग किया है, अनेक समस्याओं का समाधान हुआ है, अनेक पर काम चल रहा है। इसको 20 दिन के लिए आगे बढ़ाया गया है। ये हमारा प्रयास रहेगा कि जनता की सुविधा के लिए आगे भी हम इस प्रकार के कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है सर। चारधाम यात्रा के लिए हमने सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और आज भी हमारे सभी अधिकारियों के द्वारा सारे स्टेक होल्डरों के साथ, होटल व्यवसायियों के साथ, टैक्सी
ऑपरेटरों के साथ, अन्य जो चारधाम यात्रा को संचालन करते हैं उन सबके साथ बैठक की है। हमारा प्रयास है कि सभी सालों के अनुभव लेते हुए यात्रा और अच्छी हो, लोगों के लिए सुखद हो, आने वाले लोग एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उनकी सुरक्षा हमारे लिए हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ साथ 2027 में जो हमारा कुंभ मेला प्रस्तावित है और उस कुंभ मेले की भी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। मेरे स्तर से भी कई बार उन बैठकों में प्रतिभाग किया जा चुका है। अब अगली बैठक हम हरिद्वार में ही करने वाले हैं, जिससे कि यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखेंगे और जो समीक्षाएं हैं वो भी करेंगे। सर, चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालु संख्या बढ़ती जा रही है सर, इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली है? नहीं, इस बार क्योंकि थोड़ा यात्रा पहले प्रारंभ हो रही है, अप्रैल माह में कपाट खुलने वाले हैं, तो इसलिए इस बार हम लोग और जोश के साथ और अधिक तैयारी के साथ सभी यात्रियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि वर्ष यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप सभी तैयारियां भी करेंगे। सर, जो ये जन चौपाल लग रही है सर, डायरेक्ट जो शिकायत करता है उसे जुड़ने का मौका मिल रहा है सर, तो उसमें जो शिकायतें सर, किस तरह की शिकायतें आ रही है? देखिए, इसमें शिकायतें बहुत सारे, चूंकि बिजली पानी से संबंधित भी है, बहुत सारी जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनसे संबंधित है। भाई, बहुत सारे प्रमाण पत्र बनने हैं, वो प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई दिनों को चक्कर लगाने पड़ते थे, कई जगह जाना पड़ता था। अब उनको जो है उन्हीं के घरों के पास में जाकर, उनके गांवों के पास में जाकर इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। तो वहीं हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाल डाक चिल्लर खाल मोटर मार्ग को स्वीकृति देना महत्वपूर्ण निर्णय है। इस मार्ग के खुलने से हरिद्वार और कोटद्वार के बीच की दूरी 30 किलोमीटर घट जाएगी। वहीं रास्ता यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए सुविधाजनक साबित होगा, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी। अच्छा निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि हमारा जो कोटद्वार है लगभग अब 20 किलोमीटर कम दूरी हो जाएगी। पहली बात तो ये कि जो यात्री उधर से जाना चाहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो जाना चाहते हैं, उनके लिए एक सुविधा होगी। लेकिन अगर हम देखें कि इतने व्हीकल चलते हैं, कितना पेट्रोल बचता है, कितना डीजल बचता है, और एक तरह से हम इतना पेट्रोल डीजल बाहर देशों से आयात नहीं करते हैं, तो वो भी एक बड़ा फायदा है कि उनको फ्यूल की बचत होती है, समय की बचत होती है, और अब अपने ही स्टेट के अंदर लोग जाएंगे, क्योंकि ये मार्ग जो है बहुत रमणीक भी है। और मुझे लगता है कि जो कण्वाश्रम है, जिसके नाम से भारत का नाम पड़ा है, भारत की जन्मस्थली है, तो वह स्थान भी विकसित होगा, एक बड़ी पहचान कण्वाश्रम को मिलेगी। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारी, नकल रोकने के लिए 3 स्तर सचल दल, वहीं राज्य मंडल और जिला स्तर पर सचल दल बनाए जा रहे हैं, जहां 1200 के केंद्रों पर 2 लाख छात्र देंगे परीक्षा। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार और राज्य मंडल और जिला स्तर पर 3 स्तरीय सचल दल तैनात किए जाएंगे। ये दल परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्था पर नजर बनाएंगे और साथ ही राज्य भर में बनाए गए इन परीक्षा केंद्रों पर लगभग 2 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। छात्र, वही आपको बताते चले, शिक्षा विभाग ने सभी केंद्रों को सुरक्षा और निगरानी संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। तो वहीं आपको बताते चले, इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, नकल विरोधी एक कानून बनाया गया, परीक्षा नकल रोकने के लिए सरकार के तहत ये पहल की गई, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, नकल विरोधी कानून तमाम जो परीक्षाएं होती हैं उसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने बनाया है, लेकिन जो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो 21 फरवरी से शुरू होने जा रही है, और इसमें करीब 2 लाख जो छात्र छात्राएं हैं
वो भाग लेंगे। और इसमें नकल रोकने के लिए 3 दल बनाए गए हैं, राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। और इस बार बोर्ड परीक्षाओं में जो केंद्रों की बात करें तो 50 एकल केंद्र हैं। इसके अलावा 1261 टोटल केंद्र हैं और 1211 मिश्रित केंद्र हैं। इन केंद्रों पर जो है 156 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील केंद्र हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके अनुसार बोर्ड परीक्षा को लेकर विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के संस्थागत और व्यक्तिगत जो आवेदन पत्र हैं उनको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर लिया गया है। और जो उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन है उसके लिए 39 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि मूल्यांकन के लिए 29 केंद्र बनाए गए। इसमें 16 गढ़वाल में है और 13 कुमाऊं मंडल में है। हर मूल्यांकन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। और उत्तराखंड जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें किसी भी तरीके का जो है नकल न हो, किसी भी तरीके की अनियमितता न हो, उसको लेकर के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और शिक्षा विभाग के साथ साथ जो शासन प्रशासन है वो पूरी तरीके से जो है सतर्क है। जी आशीष, इन तीनों स्तरों पर सचल दलों की जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी? बिल्कुल, जिम्मेदारी की बात करें तो जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें जो पेपर होंगे वो जो है समय पर पहुंचे। और किसी भी जो पेपर खुलने का समय है वो भी कहीं ना कहीं जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ही खुलें। और किसी भी तरीके की नकल ना हो। नकल करते हुए अगर कोई पकड़ा जाए तो वो जो वहाँ पर जो परीक्षा केंद्र में स्टाफ होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो छात्र है उसे रेस्ट्रिकेट किया जाएगा। कहीं ना कहीं नकल विरोधी जो कानून है उसके तहत जो है पूरी कार्रवाई की जाएगी। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देहरादून में स्मार्ट प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सदैव दून के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। परेड ग्राउंड से दून लाइब्रेरी सभागार में आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी तीर्थपाल सिंह ने की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिलाधिकारी समीन बंसल के निर्देश में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। तो वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को संवारने के लिए नई पहल शुरू करने की तैयारी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेलों के लिए विशेष स्पोर्ट्स स्कूल खोलने के प्रस्ताव तैयार किए जाए ताकि बच्चों को छोटी उम्र से ही प्रोफेशनल प्रशिक्षण मिल सके। इसके साथ ही एक जनपद एक खेल योजना को आगे बढ़ाने और फिट उत्तराखंड ऐप के माध्यम से खिलाड़ियों को ऑनलाइन कोचिंग देने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया। राजधानी देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने के लिए नई सोच और ठोस कदम जरूरी है। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक में हमारे 2027 में जो नेशनल गेम होने वाले हैं, 2030 में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, 2036 में जो हमारे ओलंपिक होने वाले हैं, उसके तैयारियों के निमित्त किस प्रकार से विभाग अपने स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे हम और एक्सेलेंसी की ओर ले जाएं, उसमें हम क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं या हमें करना चाहिए, या जो हमारा गैप है उसे हमें कैसे फुलफिल करना चाहिए, उसको लेके आज चर्चा हुई है, जिसमें कुछ निर्णय जो है आज मेरी ओर से विभाग को दिए गए हैं, जिसमें हमने ये अपेक्षा करी है कि हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट पे काम करें, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स में हमारे 13 जनपदों में 13 स्पोर्ट्स जहां जो बहुत अधिक प्रचलन में है और जो आईओए का भी जो हिस्सा हो, तो हम लोग उस स्पोर्ट्स को जो है हम लोग बढ़ाने का काम करें, ये निर्देश दिए हैं। और उसका प्रस्ताव शीघ्र जो है वो कैबिनेट में लेकर आए, ये भी आज डायरेक्शन दिए हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स स्कूल के कॉन्सेप्ट पे भी काम करने के लिए कहा गया है।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बागेश्वर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने समिति मानदेय को बढ़ते हुए कार्यभार के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट विकास खंडों की सैकड़ों कार्यकर्तियों ने ज्ञापन सौंपते हुए न्यूनतम 18,000 रुपए मानदेय और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की। वहीं कार्यकर्तियों ने कहा कि पोषण, स्वास्थ्य और बाल विकास योजनाओं के कामकाज का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन मानदेय अपर्याप्त है। आंगनबाड़ी वालों की जहां बात है, आंगनबाड़ी वालों की सभी मांगे जायज हैं। मैं तो केवल और केवल उनसे कहना चाहता हूं, धामी जी से, कि धामी जी बहुत छोटी, बहुत मतलब साधारण, छोटी नहीं कहा जाए, बहुत साधारण मांग जो है उनकी है। साधारण मांग में क्या है कि 150 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी बढ़ाना, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है। 150 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी बहुत आसानी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बढ़ाई जा सकती, कार्यकर्तियों की बढ़ाई जा सकती है। और क्योंकि आप हमेशा दावा करते हो कि खनन से इस बार हमको फर्स्ट नंबर का प्राइज भी मिला है और सबसे ज्यादा पूरे भारतवर्ष में खनन से सबसे ज्यादा आय उत्तराखंड प्रदेश को हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको इस टाइम पे प्राइज भी दे रखा है। तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड को इनकम ठीक हुई है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आज हम पूरा बागेश्वर जिले के तीनों ब्लॉक हैं, गरुड़, बागेश्वर, कपकोट, आज हम लोगों ने एक रैली निकाली गई है। सरकार को हम ये जताना चाह रहे हैं कि वो हमें न्यूनतम जो मजदूरी दे रहे हैं वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं दे रहे हैं। हम सरकार से थोड़ी सी मांग कर रहे हैं कि हमें न्यूनतम मजदूरी दें। जो आजकल मनरेगा में भी जो काम कर रहे हैं, पर डे का कितनी मजदूरी ले रहे हैं, वो हम लोगों को तो जीने लायक भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा हम बार बार एक ही चिताया जा रहा है कि उन्हें कि हमारे जीने लायक हमें मानदेय दिया जाए। बिल्कुल चल रहा है। आज की डेट में 16 फरवरी को 13 के 13 जिलों में ये आंदोलन चला हुआ है। अगर हम सरकार को आज एक रैली के माध्यम से ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने जो हमारा जियो जारी करना है, जियो जारी करेंगे मानदेय वाला, तो वो न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से जियो जारी करे, वरना अगर नहीं होगा तो इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ दिनों बाद देहरादून में आमरण अनशन भी कर सकते हैं या बहुत बड़ा जलसा भी निकाल सकते हैं। तो वहीं देहरादून में पुलिस ने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाए। शहर में 20 चिन्हित चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं और दिन रात सघन जांच के निर्देश जारी किए गए। बैरियर लगाकर वाहनों और संदिग्धों की कड़ी जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना और अपराध पर कड़ी निगरानी रखना है। तो वहीं हरिद्वार के ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी सबीन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में 163 शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों में भूमि विवाद, अतिक्रमण, आर्थिक सहायता, बैंक ऋण, विद्युत पोस्ट और आपको बता दें शिफ्टिंग, सड़क निर्माण और मजदूरी भुगतान जैसी समस्याएं शामिल थी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और संबंधित शिकायतकर्ताओं को कार्यवाही से अवगत कराया जाए। तो वही खबर देहरादून से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण माह अभियान शुरू होगा। बीजेपी ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। जिला स्तर पर इस प्रशिक्षण अभियान के बाद प्रदेश भर में मंडल स्तर से राज्य स्तर तक यह अभियान व्यापक रूप से चलाया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की सक्रियता साफ तौर पर नजर आ रही है। इसी कड़ी में अभियान महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से कार्यकर्ता और पदाधिकारी बढ़ चढ़कर शिरकत करेंगे। जिला स्तरीय इस अभियान में मंडल स्तर पर अभियान की तिथियों और आगे की रणनीतियों पर भी चर्चाएं की जाएंगी। विश्व का सबसे बड़ा प्रशिक्षण अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता का प्रशिक्षण किया जाएगा। कल प्रशिक्षण अभियान की प्रदेश की कार्यशाला देहरादून में आयोजित होने जा रही है, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष,
सभी जिलों के प्रभारी और सभी जिलों की प्रशिक्षण टोली प्रदेश की कार्यशाला में रहने वाली है। इसके बाद जिले की कार्यशालाएं होंगी और आने वाले समय में मंडल स्तर तक ये दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान मंडल स्तर तक जाने वाला है। कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठन में काम करना है, कैसे संगठन की रीति नीतियों के अनुसार ही कैसे संगठन में अनुशासन को बनाए रखना है, इस पर सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।